आज हम लोग डीएलएड सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष की क्लास में शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने शैशवावस्था की विशेषता पर चर्चा किया था, उसकी तमाम विशेषताओं पे हमने प्रकाश डाला था। आज के सत्र में हम लोग इन्फेंसी पीरियड के बच्चों का शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का हो, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए उनके शिक्षा के संदर्भ में, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस अवस्था में सबसे पहले उनके पौष्टिक आहार या पालन पोषण की व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य यदि अच्छे होंगे तभी उनका मानसिक विकास ठीक से हो सकेगा। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन की जरूरत होगी। अच्छी कैलोरी युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन उन्हें देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे विद्यालय में नामांकित हो जाते हैं। 5 वर्ष के बाद बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो जाता है, तो उनके पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी अभिभावकों के साथ साथ विद्यालय परिवार की भी होती है। इसलिए गरीब परिवार के बच्चों के लिए, सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से उनके सहयोग से मिड डे मील प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सके। तो पहली ज़रूरत है कि उनको उनका पालन पोषण ठीक से हो, यानी उनको पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए। दूसरी बात उनके शिक्षा के स्वरूप में ध्यान देने की है, वो है स्वच्छ वातावरण। जब तक स्वस्थ वातावरण का विकास नहीं होगा तब तक बच्चों के मानसिक विकास ठीक से नहीं होंगे। स्वच्छ वातावरण में दोनों तरफ से 2 डायमेंशन पे उस पर ध्यान देना होगा। एक तो घरेलू वातावरण अच्छा हो, घर का वातावरण अच्छा हो, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सके। बड़े लोगों का, घर में माता पिता का, बड़े भाई का, बहन का, जो भी बड़े हैं, उनका व्यवहार इस प्रकार का हो कि बच्चों को सीखने में आसानी हो, बच्चों के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं आए। दूसरा, इस उम्र में बच्चे चूंकि विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। भौतिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, दोनों बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। स्वच्छ वातावरण के साथ साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार की भी जरूरत होती है। यदि बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार न किया जाए तो बच्चों के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जरूरी है कि उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए। इस उम्र के बच्चों में मैंने चर्चा किया था शैशवावस्था की विशेषता के संदर्भ में कि जिज्ञासा की तीव्र प्रबलता होती है। चूंकि जिज्ञासा की तीव्र प्रबलता होती है, इसलिए जरूरी है कि उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि प्रदान की जाए। अब जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा किए गए जितने भी प्रश्न हो उसको बड़ी ही सकारात्मक रूप से लेने की जरूरत है। क्योंकि इस काल के बच्चे की जो जिज्ञासा होती है या जानने की जो इच्छा होती है वह बहुत डेप्थ नहीं होता है, बल्कि उनका एक ही प्रश्न होता है कि यह क्या है, और इस तरह से वो बार बार इस प्रश्न को जो है पूछने की कोशिश करते हैं। यानी उनमें दोहराने की प्रवृत्ति भी उनकी विशेषताएं इस उम्र की, कि जो है किसी भी जो है
बात को दोहराने की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि बार बार वह किसी बात को दोहराते हैं तो भी उसको हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना है, उसके लिए गुस्सा नहीं करना है कि नहीं एक ही चीज़ को बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि उनके उम्र की वो विशेषता है। इसलिए उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का जो है प्रबंध करना चाहिए। और ये दोनों स्तर पर, अभिभावकों के स्तर पर भी, क्योंकि प्रथम शिक्षिका माँ होती है, तो उनके द्वारा भी बच्चों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हों उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही जब वो विद्यालय में जाए तो शिक्षकों का भी परम कर्तव्य बनता है कि वह भी बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करें। जो भी उनके मन में जिज्ञासा होती है बड़े ही सकारात्मक दृष्टिकोण से, बड़े ही सरल तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करें। इस जो है उम्र में बच्चों की शिक्षा पे एक और चीज की ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से बहुत ज्यादा सीखते हैं और उनको खेल बहुत प्रिय होता है। इसलिए क्रिया और खेल के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। वह खेल में मन भी लगाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, और वह खेल के माध्यम से सीख भी जाएंगे। जब वो करके सीखते हैं, किसी कार्य को जब उनसे कराया जाता है तो उसको जो वह जानते हैं वह पूरी अच्छी तरीके से उसको जान जाते हैं। यानी क्रिया के द्वारा यदि कोई प्रयास किया जाए तो उसमें सीखने की संभावनाएं प्रबल होती हैं और बच्चा उसे भूलता नहीं है, क्योंकि वह डूइंग बाय लर्निंग का प्रोसेस है, वह करके सीखा है। उसने केवल देखा नहीं है, उसने केवल जाना नहीं है, केवल सुना नहीं है, बल्कि उसको किया है। बच्चों की गिनती करानी तो बच्चों को खेल खेल के माध्यम में गिनती करा सकते हैं। कलर का ज्ञान कराना है या रंग का ज्ञान कराना है तो बच्चों के खेल के माध्यम से ही उसे इस चीज की जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा किस कलर का है। यदि हम 4 कलर के गेंद को लें और बच्चों को एक एक गेंद लाने के लिए कहें कि पहले जो है ब्लैक कलर के गेंद को लाओ, तो बच्चा पहले किसी एक कलर को उसमें से चुने। जब आप बताते हैं कि नहीं 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 ये ब्लैक नहीं, तो फिर दोबारा वो प्रयास करता है। दोबारा भी यदि वो नहीं कर पाता तो तिबारा प्रयास करता है और अंत में वो ब्लैक बॉल लेकर के आता है और आप कहते हैं गुड। तो वह जान जाता है कि ब्लैक कलर यही होता है। तो वह तो खेल की प्रक्रिया है, वह खेलने के लिए बॉल को लाना चाहता है। उसे पता नहीं कि हम कलर का ज्ञान उसे दे रहे हैं, कलर की समझ पैदा कर रहे हैं। तो खेल के द्वारा बच्चे बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से सीखते हैं, उनका मन भी लगता है। इस समय पाठ्यक्रम पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पाठ्यक्रम कैसा हो, तो इस उम्र के बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि पाठ्यक्रम बिल्कुल व्यवहारिक हो। पाठ्यक्रम में वो बातें नहीं रखनी चाहिए जिसकी जानकारी उन्हें आसपास की दुनिया में नहीं है, जो देख नहीं पा रहा, जो उनके जीवन के साथ घटित नहीं हो रहा। चूंकि व्यवहारिक और सरल यदि पाठ्यक्रम होगा तो बच्चों को सीखने में आसानी होगी। शिक्षा के स्वरूप में शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। शिक्षक को उनके मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या है और उसे क्या चाहिए। यदि उसके मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी तो शिक्षक भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के उन्हें सिखाने की कोशिश करें, उनकी मनोदशा को जाने, पहचाने, पढ़ें कि वह इस समय क्या चाहता है, जबरदस्ती उसके साथ।
तो शिक्षक की भूमिका बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आत्माभिव्यक्ति का प्रयास, आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों के अंदर जो भाव है, जो संवेदनाएं हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उसे वो अवसर प्रदान करना चाहिए जो अपनी मन की बात को कह सके, जिससे उसे आत्माभिव्यक्ति करने के आजादी मिले, आसानी हो, उसे वह बातों को रख सके, बातों को कह सके। इस समय शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान रखने की जरूरत है। सभी बालक एक जैसे नहीं होते, सबका आईक्यू एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसे परिवेश से नहीं आते। कोई ग्रामीण परिवेश से आता है, कोई शहरी परिवेश से आता है, किसी के माता पिता किसान परिवार से होते हैं, किसी के माता पिता डॉक्टर होते हैं, किसी के इंजीनियर होते हैं। तो अलग अलग जो है घरों से बच्चे आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं बच्चे। तो सबके लिए एक जैसा व्यवहार करें, सबको एक तरीके से सिखाने की कोशिश करें, यह जरूरी नहीं है। जो जैसे सीखता है, जितनी सरलता से सीखता है, मूल उद्देश्य है उसे ठीक से सिखाना, ठीक से समझाना, ठीक से बताना, ठीक से पढ़ाना। तो एक तरह का जो है व्यवहार सबके साथ नहीं करना चाहिए, एक तरह के कौशल का प्रयोग सबके साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों के अलग अलग जो है उसके आईक्यू लेवल के आधार पर, उसके परिवेश के आधार पर उसके साथ व्यवहार करने की जरूरत होती है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देने की जरूरत है। नैतिक और चारित्रिक विकास हेतु शिक्षा, इस समय नैतिक और चारित्रिक विकास की भी जरूरत होती है। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, इसलिए इस समय जो भी उन पर लिखा जाएगा वह अमिट होगा। इसलिए ध्यान रखें कि इस समय की जो सिखाई हुई बातें हैं वही आदतों में परिवर्तित हो जाएंगी। इसलिए नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा, लोगों की कहानियाँ, महापुरुषों की कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ, वीरों की गाथाएं, उनको सुना करके उसके माध्यम से उनके अंदर जो है नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के स्वरूप में भय और दंड से दूरी का भी ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें बहुत डराने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत डराने से डरपोक हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं लानी चाहिए, ना अभिभावकों को, न ही शिक्षकों को। और न तो उन्हें दंड दे करके सिखाने की जरूरत है। बच्चों को स्नेह और प्यार से सिखाने की जरूरत है, खेल की भावना से सिखाने की जरूरत है, खेल खेल के माध्यम से सिखाने की जरूरत है। इसलिए एनसीएफ में भी इस बात की चर्चा, एनसीएफ 2005 में इस बात की चर्चा की गई है कि बच्चों को उनके परिवेश के हिसाब से, उनको खेल के माध्यम से सामूहिकता के भाव पैदा करके उनको सिखाने की जरूरत है। उनको दंड देने की जरूरत नहीं, उन्हें डराने की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक भावना का विकास, शिक्षा के उनके स्वरूप में इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके अंदर सामाजिक भावना भी पैदा हो। बच्चों के अंदर जो है 0 से 6 के अंतिम उम्र में जाते जाते उनके अंतर्गत सामाजिकता का बोध होने लगता है, सामाजिक भाव उनके अंदर होने लगते हैं। उनके अंदर जो है ये मेरा है, तेरा है टाइप के भाव भी आने लगते हैं। अपने बड़े या छोटे भाइयों के या बहनों के पक्ष लेने लगते हैं कि मेरा भाई, यानी ये मेरा और वो दूसरे का, ये भाव जो है उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है, अपने घर के परिवेश में ही होता है। यदि छोटे को जो है बड़ा मारता है या उसके बगल का कोई लड़का उसे किसी तरह से परेशान करता है तो उसका भाई उसे कहता है इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई। तो जो हम की भावना आती है, वे फीलिंग आती है जो उसके अंदर, वह सामाजिक बोध जो है उसके अंदर पैदा करती है। वे फीलिंग इस बात का प्रतीक है कि उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिकता का बोध आ रहा है और उसी को धीरे धीरे व्यापक बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये अवस्था में बच्चे अकेले भी खेलते हैं और समूह में भी धीरे धीरे खेलने की कोशिश करते हैं। तो
इस अवस्था के अंतिम स्थिति में जब वो समूह में जाते हैं तो उनके अंदर मित्रों के प्रति भी वी फीलिंग का भाव आने लगता है। जो अपने भाइयों के प्रति होता था, अपने घर के सदस्यों के प्रति वी फीलिंग होती थी, वो धीरे धीरे अब खेल भावना में अपने दोस्तों के साथ में यह वी फीलिंग आने लगती है। तो इस प्रकार हमें शिक्षा के इन 11-12 बिंदुओं पे मैंने चर्चा की कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 12 बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर उनकी शिक्षा जो है अच्छी तरह से हो सकती है। हम लोग पुनः अगले क्लास में नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।